क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 8वां चैप्टर है, बल और दाब। जो प्रेशर और जो फोर्स होता है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसके बहुत सारे उदाहरण एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में बनते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये साइंस 8 एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है, बल और दाब। ठीक है, फोर्स और जो है प्रेशर के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, और ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के माध्यम से अगर इसको हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो उदाहरण दिए जाते हैं एनसीईआरटी के, वही सारे क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है क्लास 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सूचित करती है। आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर जो है लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति को दिशा भी बदल सकती है। तो जो वस्तुएं होती है तो धीमी हो सकती हैं, तो बदल सकती हैं, तो कहीं कहीं वो बल का ही प्रभाव होता है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? तो जाहिर सी बात है, उसके पीछे कहीं न कहीं बल काम करता है। आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? तो हम क्या करते हैं? फोर्स, मतलब उस पर बल देते हैं। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? और फोर्स देते हैं। एक गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है? जाहिर सी बात है, जब वो रोकता है तो पीछे हाथ खींच लेता है, इससे उसको चोट नहीं लगती है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है, वो भी बल ही काम करता है। क्षेत्र रक्षक जो फील्डर होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, जो फील्डिंग करते हैं, उन्हें हिंदी में क्षेत्र रक्षक कहते हैं। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं? तो देखा होगा, जब कभी गेंद कोई फील्डर रोकता है तो हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे उसको चोट ना लगे। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है, अथवा जो है उसी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्रायः कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं, तो उस पर बल लगाया जाता है। ठीक है, तो चाहे वो फेंकना हो, धक्का देना हो, ठोकर मारना हो या प्रहार करना हो, वो कहीं न कहीं हम क्या देते हैं? तो बल देते हैं। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर हम खोजेंगे। यह बहुत ही व्यवहारिक जो है तरीके से इसमें बताया गया है एनसीईआरटी में, इसलिए इसको जब समझ लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और फिजिक्स को अगर एक बार हम समझ जाएंगे तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल फिक्स होता है, और यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते हैं। शुरू करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल, अपकर्षण या अभिकर्षण क्या होता है? तो बल, अपकर्षण या अभिकर्षण होता क्या है? उठना, खेलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रायः कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। हम लोग जब कोई काम करते हैं, कभी उठना, कभी खोलना, कभी जो है बंद करना, ये सब काम होता रहता है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्रायः वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक है, हम ठोकर मारते हैं तो गति बढ़ जाती है, उठते हैं, या जो है खोलना, कुछ चीज खोलते हैं तो गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हिट मारते हैं तो क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करते हैं। ठीक है, आप यह देख सकते हैं, जब कोई फील्डर जो है, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जब कोई जो है गेंद की फील्डिंग करता है, जब, तो देखो हाथ को इस तरह लगाता है जिससे उसको चोट ना लगे, और थोड़ा हाथ पीछे की ओर खींचता है। हम जब गेंद हॉकी में खेलते हैं तो उसकी दिशा जब बदलते हैं तो हम किससे प्रहार मारते हैं? तो हम हॉकी से उसकी दिशा बदल देते हैं, अर्थात बल लगा करके। और यहाँ जो है, जो गोलकीपर होता है, जब फुटबॉल पकड़ता है तो भी जो है या क्या करता है? बल लगा के उसकी दिशा को क्या करता है? बदल देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, क्या आपने ध्यान दिया है कि इनमें से प्रत्येक कार्य को जो है
अभिकर्षण खींचना या अपकर्षण धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो धक्का देना को क्या कहते हैं? अपकर्षण, और अभिकर्षण का मतलब होता है जो है खींचना। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना जो है अभिकर्षित करना पड़ता है? तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी वस्तु को गति देते हैं तो उसे तो उसको हम धक्का देते हैं या उसको हम खींचते हैं, ठीक है, तो उसमें एक गति उत्पन्न हो जाती है। आगे लिखा है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई जो गति होती है, ठीक है, बल लगने के कारण होती है। तो जो वस्तु, कोई भी वस्तु होगी जो उसमें गति लग रही थी, इसका मतलब उसमें कोई बल लग रहा है, कोई फोर्स उसमें लग रहा है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है, मैंने क्लास जो है 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण या खिंचाव जो है अभिकर्षण है कि इस चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? या खिंचाव अभिकर्षण या धक्का अपकर्षण क्या है? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बल अन्य क्रिया के कारण लगते हैं। ये क्या होता है? मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में मतलब कार गति में आएगी? ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, केवल खड़ा है, तो क्या कार में गति उत्पन्न हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना आरंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति प्रारंभ कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, तो आप देख सकते हैं जो पहला फोटो बना है, इसमें अगर आप पीछे खड़ा हुआ है और अगर कार को टच नहीं करा तो बल लगेगा ही नहीं, तो कार चलेगी ही नहीं। लेकिन दूसरे में वो धक्का दे रहा है, तो यहाँ पर बल जो लग रहा है, इसी से वो कार क्या हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। कि कार को गति देने के लिए आदमी को उसे धक्का लगाते रहना होगा, तभी वो कार आगे गति कर सकती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, दो लड़कियां हैं, कोई इसमें धकेल रहा है, तो एक दूसरे को जो है इसमें क्या कर रहे हैं, दूसरे को हम बल दोनों लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या दिया है, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, चित्र जो है 8.3 स्थितियां दर्शाता है जिससे संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन जो है खींच रहा है और कौन धक्का दे रहा है? ठीक है, या दोनों लड़कियां एक दूसरे को जो है क्या कर रही हैं, तो धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि जो दूसरा है उसमें लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचता प्रतीत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, लेकिन जो दूसरा आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ एक दूसरे को खींच रही हैं। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में बल लग रहा है। इसी तरह से जो गाय है जिसे है, तो गाय को यहाँ पे जो अगर खींचा जा रहा है, इसका मतलब ये भी बल लगाया जा रहा है गाय को आगे लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में जो है लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। क्या यह बात आदमी और गाय पर भी लागू होती है? बिल्कुल लागू होती है। आप ये दोबारा देखिएगा, गाय पीछे की ओर जा रही है और ये आगे की ओर खींच रहा है, तो इसका मतलब दोनों बल लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में आन्यों क्रिया होनी चाहिए। आन्यों क्रिया जब होगी तब जाकर के बल लगेगा। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच आन्यों क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। ठीक है, तो आप इस तरह के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे जो है आन्यों क्रिया के कारण बल लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, बलों की खोजबीन कैसे हुई? आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है, क्रियाकलाप 8.2 लिखा है, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सके। इसे अकेले ढकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? तो नहीं खिसका पाएंगे, क्योंकि आप अकेले बल आपका कम लग रहा है, क्योंकि उसका भार क्या है, ज़्यादा है। अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में ढकेले, आपकी सहायता करें। क्या अब आपको खिसकना आसान हो गया, क्योंकि बल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो बल दुगना हो जाएगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा, वो खिसकाया जा सकता है, जिसको यहाँ पर आप मैप पे दे सकते हैं। ठीक है, आगे इसी के बारे में फिर आगे बोल रहा है, ये बता रहा है, क्या अब इसको खिसकाना आसान है? तो बिल्कुल आसान है।
अब उसी वस्तु को फिर से ढकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए कि वह उसे विपरीत दिशा से ढकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? तो गतिमान यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों ओर से जब बल लगेगा तो वो गतिमान नहीं होगी, अपनी जगह पे स्थिर रहेगी। लेकिन यहाँ जब एक ही तरफ से करेंगे तो गतिमान होगी और वो बल लगेगा। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। आगे लिखा है, क्या जो है आपने कभी रस्सा कस्सी का खेल खेला है? इस खेल में दो टोलियां एक जो है रस्से को विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी जो है क्या हो जाता है तब, तो कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खींच सकता है। क्या यह चित्र में जो है दर्शाया गया आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो रस्सा कसी के जो खेल होता है इसमें दोनों तरफ से बल लगता है। तो जिसका बल ज्यादा हो जाता है उधर रस्सी चला जाता है, तो वही आप जो है जीत जाता है। तो इस तरह के खेल होते हैं। तो इसमें जो है एक दूसरे की ओर क्या करें, खींच रहे हैं, जो ये भी दोनों आपस में बल लगा रहे हैं। आगे लिखा है, जो टोली अधिक जोर से खींचती है अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजयी होती है। जिसका बल ज्यादा होगा वो जीत जाएगा। आगे लिखा है, ये उदाहरण बल के बारे में क्या मतलब सुझाते हैं। तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। या स्मरण कीजिए कि क्रिया नंबर 82 में जब आप और आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में ढकेला था तो क्या हुआ था, तो वो आसानी से चला गया था। आप यहाँ देख सकते हैं। अब एक ही दिशा में जब लगाएंगे तो बल लगेगा और आसानी से वो खिसक जाएगा। ठीक है, आगे स्मरण कीजिए कि रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगा रही कर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ समान बल लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा और परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाएगा। अब कितने अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया तो आप इसको समझ सकते हैं कि बल के बारे में जो यह व्यवहारिक जो चीजें बताई जा रही हैं, यही सब चीजें कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो वहां पर बल क्या हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। तो कोई भी वस्तु अगर हम रख दें और उसमें जब हम बल लगाते हैं तभी वह गति करती है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है कौन? बल, फोर्स। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप 8.3 में देखते हैं कि रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा उसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? बिल्कुल होगा। या बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए, जैसे कि गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? ठीक है, तो बल वहां नहीं लगेगा। उसी तरह से गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो गेंद की चाल क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा हो जाएगी। क्या यह बढ़ती या घटती है? तो कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लें तो क्या होगा, तो चोट लग जाएगी। तो इसीलिए जब कोई फील्डिंग करता है तो गेंद को अचानक नहीं रोकता है, वो पीछे की ओर हाथ खींच लेता है, जिससे उसी दिशा में जब गति जो गेंद करते आती है तभी जाकर के चोट नहीं लगती है और गेंद उसके हाथ में रुक जाती है। अगर हम विराम अवस्था में ये है हाथ और गेंद आके लगेगी तो हाथ में क्या लग जाएगी, चोट लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि बल बहुत तेजी से गेंद के साथ इस पर टच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है, यदि आप मतलब इसी प्रकार की अन्य जो है स्थितियों पर भी विचार जो है कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जो है पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने के से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। जब बल जो बॉल था वो अगर रखा हुआ था, जब तक किक नहीं मारा गया तब तक क्या है, वो विराम अवस्था में है। ठीक है, अतः इसकी चाल शून्य थी।
लगाए गए बल से गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए जो गोलकीपर है बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है, इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। गोली मतलब यहाँ होगा गोलकीपर, ठीक है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है, मतलब उसके दिशा को परिवर्तित कर सकता है और गोल से होने से बचा सकता है, ठीक है। तो रोक लेगा या तो उसकी दिशा को बदल देगा। यदि जो गोलकीपर होता है गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। जहां गेंद अगर उसके हाथ में रुक गई तो फिर से गेंद की हाथ जो है चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ये प्रेक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदलती जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा की विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। अब ये जो बात बताई गई है यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप समझ जाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो बच्चे होते हैं देखा होगा वो टायर चलाते हैं। ऐसे ही गांव में आप लोग में जो बच्चे रहे होंगे छोटे, तो ऐसे ही टायर चलाया होगा। जितना इस पर हम चोट मारते हैं उतना ही टायर क्या होता है, तेजी से आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो उसकी चाल क्या हो जाती है, जितनी बार डंडा मारेंगे इस पर हम उतनी बार जो है उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो वो भी किसका काम है, तो वो भी धक्का लग रहा है, वो भी एक तरह से बल लग रहा है, ठीक है। आगे लिखा है, पहेलियां जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है, आइए ज्ञात करते हैं। तो लिखा है, एक गेंद लीजिए तथा इसे क्रियाकलाप 8-3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर के चलाइए। अब चित्र जो है दर्शाए गए जो है अनुसार उसके रास्ते में एक जो है पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है, ठीक है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कोई पैमाना है यहाँ पे लगाया गया है और यहाँ से जब गेंद आ रही है तो उसकी गति को मापने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि जो है क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है। इस क्रियाकलाप को दोहराइए और प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद के पथ से पहले ही भिन्न कोण प्रत्येक स्थिति में पैमाने के टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में जो है आप उस पर नोट करिए। तो जब भी हम इस पे काम करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्थिति दिखाई गई है। एक तो यहाँ से गेंद अगर लगेगी इस पे हाथ पे तो रुक जाएगी यहाँ पे, और इसका फोर्स क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। आप ये देख सकते हैं हाथ को दिखाया गया है। दूसरी तरफ हम यहाँ से गेंद मारेंगे तो इस पर टकराने के बाद ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, अब कुछ और उदाहरण पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्रायः विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। तो आप कभी देखेगा जब वॉलीबॉल गेम खेलते हैं तो एक दूसरे को गेंद पहले पास करते हैं खिलाड़ियों में और अचानक से बहुत तेजी से मारते हैं तो उसकी चाल क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है, तो बिल्कुल होता है, क्योंकि उसकी गति क्या हो जाती है, और तेज हो जाती है, क्योंकि उस पर और बल लग रहा है। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल और दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो बल द्वारा हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, तो उसे हम तेज कर सकते हैं या तो उसे हम धीमा कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा है, वस्तु की अवस्था मतलब गति की अवस्था क्या होती है। तो किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल अथवा गति की दिशा पर किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई चीज जब विराम अवस्था में होती है तो उसे हम शून्य चाल कहते हैं। उसकी चाल क्या होती है, गति 0 होती है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्था कहलाती है। चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो विराम हो, चाहे वो हो अलग हो, मतलब गतिशील हो, दोनों अवस्थाओं में हम गति ला सकते हैं, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है, क्या इसका यह अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है?
ठीक है। तो याद रखना कभी कभी नहीं भी होता है। जैसे हम दीवार में अगर हम अभी बल लगाएं तो क्या दीवार कभी खिसकेगी? तो नहीं खिसकेगी। इसका मतलब है कि केवल बल लगाने से कभी किसी वस्तु की गति में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता है। अभी उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। लिखा है, यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति नहीं करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को ढकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो बल जो है कितना भी हम लगाएंगे, दीवार खिसकने वाली नहीं है, तो वहां बल हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आगे लिखा है, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब अगर जो बल है वह किसी की आकृति, किसी वस्तु की आकृति में बदल सकता है, तो बिल्कुल बदल सकता है। ठीक है। आगे लिखा है सारणी जो है 8.2 के जो है प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब जो गुथे आटे की लोई को बेल कर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि बल लगा के किसी भी वस्तु के आकृति को भी बदला जा सकता है। जैसे आटे को जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? तो रबड़ की गेंद भी अपना आकार बदल देती है लेकिन पुनः उसी आकार में आ जाती है। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ उदाहरण समझाए गए हैं, आप देखिए। जैसे यहाँ पे आटा जो है गूथा जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ है। जब सीट पे कोई बैठता है तो उसकी भी आकृति में परिवर्तन होता है। हम यहाँ रबड़ को खींचते हैं तो इसकी भी आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये उदाहरण के रूप में वो समझाया गया है कि जिससे जो है हमें चीजों को समझ में आ जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल क्या है। तो बल जो है कितना इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि बल की परिभाषा को कितने पॉइंट के तरीके से बताया गया है। ठीक है। तो याद रखना, पहला क्या है? लिखा है, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। कौन? बल। बल क्या करेगा? गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। कौन? बल। आगे लिखा है, यह स्मरण रखना आवश्यक है, यदि बल इनमें से एक या अधिक प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती है, अपने आप दिशा परिवर्तन नहीं कर सकती है अथवा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती है। बिना अगर बल नहीं हो तो ना तो गति हो सकती है, ना तो दिशा में परिवर्तन हो सकता है और ना ही आकृति परिवर्तन हो सकता है। तो बल तीनों के लिए ही महत्वपूर्ण जिम्मेदार है। अब आते हैं संपर्क बल क्या होता है। तो पेशीय बल क्या होता है? संपर्क बल के अंतर्गत पेशीय बल। तो लिखा है, क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए ढकेल या उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। ठीक है। ये वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है, यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रियाकलाप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। तो जो हमारे मांसपेशियों से बल लगता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझाई गई है, ये आपको बड़े अच्छी अच्छी किताबों में नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी से पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। दूसरा, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में उसका तुरंत उत्तर भी दे देता है एनसीईआरटी, इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। आगे लिखा है, पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। जाहिर सी बात है, हम जो भी काम करते हैं अपने हम पेशीय बल के द्वारा ही करते हैं। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा जो है मुड़ना भी सम्मिलित है। क्लास 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर ढकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल कह सकते हैं?
बिल्कुल कह सकते हैं। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं और बाहर निकालते समय फेफड़े फैलते मतलब और सिकुड़ते हैं। श्वसन क्रिया में संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित होती हैं? बिल्कुल सही बात, शरीर में स्थित है, हमारे सीने पर। हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के क्या और कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पेशीय बल लगता है। ठीक है, आगे लिखा है, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलाप तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। तो बैल चाहे घोड़ा हो, गधा हो, ऊंट हो, ये सब पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का ही उपयोग करते हैं। तो जो बैल भी होता है, जो जानवर होते हैं, जो हम उनका यूज करते हैं, वो भी अपने पेशीय बल का ही प्रयोग करके हमें मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। ठीक है, अगला है आपका घर्षण। घर्षण क्या होता है? आपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कते वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। जब हम कोई गेंद फेंकते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसका मतलब वहां घर्षण बल लग रहा है, इसलिए वो धीमी हो रही है और अंत में वो रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये धीरे धीरे धीमी हो जाती है। क्यों? घर्षण बल के कारण, और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय के बाद रुक जाता है। क्यों? घर्षण बल कम हो जाता है, घर्षण बल लगता है। इसी प्रकार नाव भी जो है खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इसमें जोड़ सकते हैं? ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जिसके द्वारा हम इस चीज को समझ सकते हैं। आगे लिखा है, इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगना प्रतीत नहीं होता है, फिर भी इसकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। क्यों? घर्षण के कारण। जो है इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? तो गति वही घर्षण जो बता दिया मैंने। क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? तो वो घर्षण बल ही लगा रहता है, जिस कारण से वो घर्षण के कारण रुक जाता है। क्या आप अनुभव लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल की दिशा में लग रहा है? तो वो जो घर्षण बल होता है वो विपरीत दिशा में लगता है। तो लिखा है, इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल होता है। फर्श पर या गेंद की सतहों के बीच रगड़ने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में ला देता है। ठीक है, इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने से नाव पर रोक देता है। ठीक है, तो घर्षण बल ही आपको समझ में आ गया होगा। लिखा है, घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा की विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। जब दो चीजें संपर्क होती तभी घर्षण बल लगता है, इसीलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण होता है। तो संपर्क बल का एक उदाहरण कौन है? घर्षण बल भी है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए क्लास 9 के एनसीईआरटी जब हम क्लास 9 का जब अध्याय पढ़ेंगे हम, तब हम इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप की ओर देखते हैं। उससे पहले यहाँ लिखा है, क्या आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है किसी वस्तु पर बल लगाने वाला बल सदैव संपर्क बल की ही हो? आइए पता लगाते हैं। असंपर्क बल किसे कहते हैं? तो चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या हो सकता है? असंपर्क बल का उदाहरण तो लिखा है, छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए जो है और दर्शाए गए एक चुंबक को 3 गोल जो है पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों रोवर पर रखिए। अब दूसरे चुंबक से एक सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक के सिरे से समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे से संपर्क में न आए। देखिए क्या होता है, अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखे चुंबक से उसी तरह से लगाइए तो क्या होगा? तो वो तेजी से क्या होगा? जाने लगेगा। तो आप ये देख सकते हैं चुंबक के बारे में है कि जो जैसे यहाँ पर चुंबक रखा है, जैसे ही जब इससे संपर्क में आएगा तो इसी ओर आकर्षित होगा, तो बेलन के सहारे उसकी गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और चुंबक आकर के उसे सट जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है, क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने का गति करने लगता है? बिल्कुल करने लगता है। क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? बिल्कुल। ये परीक्षण क्या सुझाते हैं? इसका क्या संपर्क किया है? चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है। तो कैसा बल है? असंपर्क बल है। ठीक है, आगे लिखा है, क्लास 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के बीच के समान ध्रुव पर एक दूसरे को
प्रतिकर्षण लगते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको कोई संपर्क बल लगाना पड़ता है? बिल्कुल लगाना पड़ता है, उसमें वो बल लगा रहता है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल ही क्या होता है? तो असंपर्क बल कहलाता है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल ही होता है। तो चुंबक का जो बल होता है वो कैसा बल है? तो अचुंबक बल है। अब आते हैं स्थिर विद्युत बल। तो जो विद्युत होता है उसमें भी बल होता है। कैसे? तो लिखा है, प्लास्टिक का एक जो है स्ट्रा लीजिए और उसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए और एक स्ट्रा के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रा के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रा के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों एक दूसरे से संपर्क में आए, मतलब संपर्क ना करें। आप क्या देखते हैं? तो देखेंगे वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से सट जाएंगे। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जब एक यहाँ पे लटका देते हैं और दूसरे को रगड़ते हैं तो उसमें कुछ संपर्क बल आ जाता है, तो उससे सट जाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रा स्थिर विद्युत आवेश जो है उपार्जित करता है। ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तु एक उदाहरण होता है। ठीक है, तो वो भी आप क्या होगा? वो भी आकर चिपक जाएगा। वो स्थिर जो है विद्युत बल कहलाता है। लिखा है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, आगे लिखा है, वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसीलिए स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक उदाहरण होता है। ठीक है, तो याद रखना, जो स्थिर विद्युत बल होता है वो कैसा बल है? तो असंपर्क बल है। आप अध्याय 12 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से और हम पढ़ेंगे, तो वहां और अच्छे से जानेंगे इसी चैप्टर में, मतलब इसी बुक में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अब इस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो हमारी पृथ्वी सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल याद रखना वो दोनों पोल पर होता है, क्योंकि पृथ्वी यहाँ गति कम करती है और विषुवत रेखा पर गति अधिक करती है, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है, आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो वह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आगे लिखा है, जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है वह नीचे की ओर गिरना आरंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा बल होता है? तो इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को हम गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह वह आकर्षण बल है, गुरुत्व आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। याद रखना, गुरुत्व बल क्या लगता है? प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर अपनी जानकारी के लगता रहता है। जैसे हम बैठे हैं तो हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगे, हमें पता नहीं चलता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आया था कि नदियां किस कारण बहती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहती हैं और दूसरा ढाल के कारण बहती हैं। ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, आगे लिखा है, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के साथ के ऊपर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो जानकारी दी गई थी मैंने बताया है। ठीक है, अब आते हैं दाब प्रेशर के बारे में याद रखते हैं कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है, क्या दाब अथवा बल में कोई संबंध है? बिल्कुल है। जब हम कहीं प्रेशर डालते हैं तो बल ही लगाते हैं, तभी तो दाब होता है। ठीक है, तो बल और दाब में संबंध होता है। आइए पता लगाएं। किसी जो है लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके सिर से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? ठीक है, तो लकड़ी का है तो उसमें सफल हो जाएंगे।
अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न करिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? बिल्कुल ठोक लेंगे, लेकिन पहली बार नहीं ठोक पाएंगे क्योंकि वो जो उसका सिरा होता है, क्योंकि वो चौड़ा होता है। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आप इस बार उसे ठोक पाते हैं? सब्जियों की किसी कुठित जो है चाकू अथवा उसके एक बार जो है तीखे चाकू से काटने का प्रयत्न कीजिए, इसमें आसानी होगी। ठीक है, तो जो याद रखना, जैसे आप कील ठोकते हैं और जब इधर से हम ठोकते हैं तो इस पर हम दबाव डालते हैं, बल द्वारा दबाव डालते हैं, तभी कील अंदर की ओर जो है प्रवेश कर जाती है। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्र पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने के लिए भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। जब किसी क्षेत्र पर जो हम बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल जिस पर वह लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात होता है। तो जो कीली लगती है उस पर जो बल लग रहा है उसको हमें यहाँ समझना है। आगे लिखा है, अब मेरी समझ में आ गया कि कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो दाब होता है, तो दाब होने से उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। इस प्रकार वे अपने शरीर के बोझ के संपर्क के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला बल मतलब दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो जाता है, यहाँ क्षेत्र अधिक हो जाता है, इसलिए बल जो है यहाँ दाब कम लगता है। ठीक है, इसलिए उनको भारी नहीं लगता है। ठीक है, आगे लिखा है, ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्रफल हर में है। ठीक है, इसीलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसीलिए कहीं बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए वो आसानी से प्रवेश कर जाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में थोड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? तो पट्टी हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि उससे क्या होता है, हमें उसको उठाने में आसानी होती है। इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती है? और काटने तथा जो है सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते? क्योंकि वो आसानी से छेद करके हुए निकल जाएंगे। क्यों द्रवों और गैसों द्वारा भी दाब लगता है? बिल्कुल लगता है, द्रव द्वारा और गैस द्वारा भी दाब लगाया जाता है। जो हमारे वायुमंडल होता है वो गैसी तो होता है और जो जल होता है वो द्रव है। क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करते हैं। ठीक है, लिखा है द्रव तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। लिखा है, हम लोग क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। लिखा है, पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर अथवा उसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की सीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। आप पाइप के एक सिरे से पर रबड़ की सीट को जो है तान कर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में पकड़िए। ठीक है, अपने किसी मित्र से पाइप पे कुछ पानी जो है उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की सीट बाहर की ओर फूल जाती है? बिल्कुल फूल जाएगी। पाइप पे पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप पे कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ सीट के फुलाव तथा पाइप पे पानी के स्तंभ की ऊंचाई के पुनः नोट कीजिए। तो इससे पता चल जाएगा कि कितना ऊंचाई पर वो बढ़ा है और कितना उस पर जो है बल लग रहा है, दाब लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए जैसे मैप पे यहाँ दिखाया गया है, अगर यहाँ हम रबड़ लगा देते हैं और जब इसमें पानी डालते हैं, तो जितना पानी इसमें डालेंगे, जब पानी डालेंगे तो उसका दाब क्या होगा, नीचे की ओर आएगा और ये गुब्बारा जो है रबड़ का फूल जाएगा। जिसका मतलब है द्रव में भी दाब लगता है। ठीक है, आगे लिखा है, अब आते हैं दूसरे क्रियाकलाप की ओर चलते हैं। तो लिखा है, प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या जो है मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक की उपयोग भी की जा चुके कोई बोतल के ले सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा
गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए आसानी से वो प्रवेश कर जाएगा। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी तरह से बंद कर दीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं, इस बार कांच की नली के मुंह का लगाई गई दाब की शीट पर क्यों नहीं, मतलब क्यों फूल जाती है। ठीक है, तो याद रखना, ये जैसे आप ये दे सकते हैं यहाँ पर, तो ये वो है, जैसे यहाँ पे जब पानी भरते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जब फूल जाएगी, तो फूल जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ दाब पड़ रहा है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उस क्योंकि जो दाब पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, तो दीवारों पे पड़ेगा, तो इसलिए वो फूलता हुआ चला जाएगा। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जो है बल्कि दीवारों में लगाया गया। क्या इस स्थिति में रबड़ सीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी के बर्तन की दीवार पर जो दाब पड़ता है। आइए इसकी और अधिक छानबीन करते हैं। अगला क्रियाकलाप क्या है। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान रखिएगा कि सुराख पेंदे से के समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं, पानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा तो छेद होने का बाहर निकल जाएगा। क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है, यह दर्शाइए। बिल्कुल बराबर दूरी पर गिरेगा, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर दूरी पर ही ये गिरेगा चारों तरफ। तो इसका मतलब है कि हर जगह पे प्रेशर क्या हो रहा है, एक समान लगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, क्या गैसें भी दबाव डालती हैं। क्या वह भी जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। आइए ज्ञात करते हैं। तो जो गैस होती है वो भी दबाव डालती है, ये भी आपको याद रखना है। लिखा है, जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को बंद जो है क्यों करना पड़ता है, क्योंकि गैस निकल जाएगी, तो वो भी दाब होता है ना। हवा भी क्या है, एक दाब डालती है गुब्बारे के अंदर। यदि किसी फुलाए गए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होगा, तो गुब्बारा जो है क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराग है। क्या आप इसे फुला पाएंगे, नहीं फुला पाएंगे, क्योंकि दाब पड़ेगा नहीं और सारी हवा निकल जाएगी। यदि नहीं तो क्यों, क्योंकि निकल जाएगी, मैंने बता दिया। क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे लिखा है, स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल के ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा का क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रेशर डालती है तो बाहर निकल जाएगी। क्या यह प्रेशर दर्शाते हैं कि वायु किसी फुलाए गए गुब्बारे या साइकिल के ट्यूब के अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। बिल्कुल डालती है, जैसे उसको मौका मिलता है वो बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर वो दबाव डालती हैं। तो याद रखना, जो गैस होती है वो हर दिशा में दबाव डालती है, बस उसको निकलने का मौका मिलना चाहिए। आगे लिखा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु क्या होती है, स्थिर होती है, और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो वायुमंडल का भी दाब हमारे ऊपर रहता है और हर जगह पड़ता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें तो उसके ऊपर वायु से भरा एक जो है लंबा बेलन खड़ा हुआ माने तब इस बोतल में वायु का पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हम पाइप यहाँ रखते हैं तो यहाँ से जो वायुमंडल आ रहा है तो इसका दाब इसी के अंदर लग रहा है और यहाँ पर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक इकाई क्षेत्रफल पर अगर हम दाब डालते हैं तो इतने दूर में जो दाब पड़ेगा इसी क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वायुमंडलीय दाब कितना है, आइए इसके परिणाम के बारे में विचार करते हैं। तो लिखा है, एक अच्छी रबड़ का एक चूसक लीजिए, स्टिकर लीजिए। इस रबड़ के एक छोटे प्याले की भांति
मतलब भांति दिखाई देता है। इसको किसी समतल चिकने पृष्ठ पर जोर से दबाइए। क्या यह पृष्ठ से चिपक जाता है? इसको खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयत्न कीजिए तो बिल्कुल चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें हल्की सी वायु होती है। इसी तरह के आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, तो इसमें भी वायु रहती है, इसमें वायु होती है। जैसे इसको हम चिपकाते हैं तो चिपक जाती है, क्योंकि उसमें वायु होती है, तो वायु क्या करती है, उसको चिपका लेती है। ठीक है। आगे लिखा है, जब आप जो है स्टिकर को दबाते हैं तो कप या पृष्ठ के बीच की अधिकतम वायु बाहर निकल जाती है और चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसीलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है और जो है स्टिकर को पृष्ठ से खींच करके अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर मतलब पार कर सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिणाम का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि जो है स्टिकर तथा पृष्ठ के बीच में ये समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए जो है स्टिकर पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। याद रखना, वो इतना तेज चिपक जाएगा कि वो कभी निकलेगा ही नहीं, ये भी याद रखना। ठीक है। आगे लिखा है, क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? ये भी आपको याद रहेगा। ठीक है। आगे लिखा है, एक 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायु की ऊंचाई के बराबर वायु के स्तंभ से वायु के कारण लगने वाला बल लगभग जो है 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड के पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है। इस गुरुत्व बल के नीचे हम जो है दाब कर पिचक क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इसलिए नहीं पिचक जाते हैं क्योंकि वो जो है हमारा शरीर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब के उसको प्रेशर को झेल लेता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जो हमारे अंदर का दाब है वायुमंडल के दाब के बराबर होता है, इसलिए उसको हमारा संतुलन बनाए रखता है, जैसे मैंने आपको बताया। और यह दाब या बाहर के दबाव को संतुलित कर देता है। इसलिए वायुमंडल का दाब हमारे ऊपर जो लगता है उतना हमारे शरीर से भी लगता है, इसलिए वो बराबर बना रहता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इससे हमारे वायुमंडल हमारे सर के ऊपर भी वायुमंडल का दबाव होता है और हमारे शरीर का भी दबाव होता है, इसलिए जो है हम संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है। आगे लिखा है, क्या आप जानते हैं, इसको पढ़ देते हैं। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी में एक वैज्ञानिक ऑटो वान गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायुदाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए, इनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर है। इन गोले को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। अब प्रत्येक जो है अर्धगोले पर 8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए। वायु का दाब बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग न कर सके, क्योंकि इसके जो वायु थी, इसके अंदर की वायु निकाल दी गई तो इतना तेज चपक गया आपस में कि कितने भी घोड़े 8 घोड़े खींच रहे थे, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकला। इसका मतलब वायु में अब बहुत ज्यादा बल होता है और वायु भी दबाव डालती है। ठीक है। हमने क्या सीखा इससे? लिखा है कि बल धक्का देना, आकर्षित करना और खींचना, अभिकर्षण करना हो सकता है। ठीक है। बल 2 वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। इसीलिए इसको हम सदिश राशि भी कहते हैं, भी याद रखना। ठीक है। आगे लिखा है, किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ है कि इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसी गति की अवस्था में अथवा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में ना बगैर भी लग सकता है। ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम बल का दाब कहते हैं। द्रव और गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब डालते हैं। हमारे चारों ओर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये सब चीजें हमने इस एनसीईआरटी में सीख लिया है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। बाकी जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं उसको हम अलग से बताएंगे, आप लोगों को पूरा कराएंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।